Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope everyone is doing well. I'm here to talk about another very important topic today. So let's start the video. हम एक बहुत मॉडर्न दौर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहां हमें हर फैसिलिटी, किसी भी किस्म की नॉलेज बहुत इजीली मिल जाती है। फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सके। आज से तकरीबन 1000 साल पहले के लोगों की जो मेंटालिटी थी, उनमें और हमारी मेंटालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम स्टोन एज पीरियड में जाकर देखें तो उस टाइम के लोगों का मानना था कि अगर कोई भी इंसान मेंटल इलनेस का शिकार है तो वो किसी ईवल स्पिरिट की वजह से है। यानी अगर हम इसको अल्फाज लफ्ज़ों में देखें तो जिन, भूत, चुड़ैल का साया हो जाना या काला जादू हो जाना वो मेंटल इलनेस की वजह बनती थी। और ये लोग मेंटल इलनेस का इलाज इस तरीके से समझते थे कि जब तक वो चीज़ें इंसान के जिस्म से बाहर नहीं आ जाती तब तक इंसान ठीक नहीं होता। अब सवाल ये है कि वो इन चीज़ों को बाहर निकालते कैसे थे या इस चीज़ का इलाज कैसे करते थे। ये लोग इंसान के सर में 2 होल्स करते थे और इसके लिए वो एक स्टोन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे जिसको ट्रिफीन भी कहते हैं, जो कि सर का एक हिस्सा काटने के लिए यूज़ करते थे। और इनका मानना था कि सर का कुछ हिस्सा काट देने से जो इविल स्पिरिट है या जो जिन भूत है वो निकल जाता है और मेंटल इलनेस का मसला हल हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ये ट्रिफिनेशन प्रोसेस भी कहते थे। इसके बाद अर्ली सोसाइटीज़ का ये बिलीफ बन गया कि वो लोग एबनॉर्मेलिटी को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस या ड्रिंक्स देते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती थी, या उनको भूखा रखते थे ये सोच कर कि जो इवल स्पिरिट है वो भूखा रखने की वजह से या इन कड़वी दवाइयों की वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आज भी हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस को जिन भूत का असर समझा जाता है या काला जादू समझा जाता है। नो डाउट ये चीज़ें हमारी दुनिया में रहती हैं, इनका असर भी होता है, इनका ज़िक्र हमारे मज़हब में भी है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप हर शख्स पर यही लेबल लगा दें कि इस पर साया है या जादू हुआ है। हमें अब नॉर्मल बिहेवियर जिन भूत इसलिए लगता है क्योंकि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इंसान का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे कि उस पर साया वगैरह हो गया हो। इस किस्म के डिसऑर्डर्स में स्किज़ोफ्रेनिया आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जो कि किसी भी इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। उस इंसान के सोचने और बिहेव करने के पैटर्न्स नॉर्मल इंसान से टोटली चेंज होते हैं। ये लोग रियलिटी को एबनॉर्मली परसीव करते हैं, यानी इनकी एक अपनी ही अलग दुनिया होती है। इनके बिलीव्स, थॉट्स और बिहेवियर भी अजीब होते हैं। इन लोगों को लगता है कि हर कोई इनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है या इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस ज़हनी बीमारी के शिकार लोग आपकी बात से कभी एग्री नहीं करेंगे। इनका बिहेवियर हमेशा डाउटफुल रहता है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में परसीव करते हैं। अब बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कौन से होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में थिंकिंग, बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके सिम्टम्स में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। अब डिल्यूजन्स क्या होते हैं? बेसिकली डिल्यूजन्स फॉल्स बिलीव्स को कहा जाता है जिनका रियलिटी से ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस इंसान को लग सकता है कि कोई उसको हरास करने की कोशिश कर रहा है, या अगर कोई बात कर रहा है तो पेशेंट को फ़ील होता है कि जैसे कि उसको स्पेसिफ़िकली टारगेट करके बात की जा रही है, या अपने आप को वो बहुत सुपीरियर समझता है कि इस तरह की चीज़ें डिल्यूजन्स में अकर होती हैं। सेकंड सिम्टम है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में ऐसी चीज़ें या आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती हैं और सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को सुनाई या दिखाई दे रही होती हैं, और पेशेंट के ऊपर इनका इम्पैक्ट टोटली नॉर्मल होता है। आवाज़ों का सुनाई देना सबसे कॉमन सिम्टम है हेलुसिनेशन का। थर्ड सिम्टम इसके अंदर जो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसमें स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन को वर्बल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि वो एक टॉपिक पर बात करते करते सडनली दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट हो जाता है और उन दोनों टॉपिक्स का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं होता, या ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस बोलता है जिनका मतलब सिर्फ वही जानता है। कभी कभार तो एक ही लफ्ज़ या एक ही बात वो बार बार रिपीट करते हैं।
फोर्थ सिम्टम है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। समटाइम्स बहुत लाइक चाइल्डिश और सिली बिहेवियर पेशेंट शो करता है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बॉसी टाइप हो जाता है, कई दफ़ा बेजार या बिल्कुल ही ये लोग बात का रिस्पॉन्स ही नहीं देते। फिफ्थ इसके अंदर जो सिम्टम है विच इज़ नेगेटिव सिम्टम। इस सिम्टम में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिनकी वजह से इंसान नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, इमोशंस की कमी हो जाती है, जिसमें आई कांटेक्ट ना कर पाना या फेशियल एक्सप्रेशंस का ना चेंज होना। ये भी हो सकता है कि वो इंसान के डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, सोशल इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, लोगों से के साथ उठना बैठना ना हो, आइसोलेट वो अपने आप को कर ले बिल्कुल ही दुनिया से। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है डिसऑर्डर फेयर होता जाता है। समटाइम्स कुछ सिम्टम्स उस इंसान में हमेशा से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ें उनके नॉर्मल बिहेवियर का हिस्सा हैं। अगर हम एवरेजली देखा जाए कि मर्दों और औरतों में किस एज में ये स्किज़ोफ्रेनिया अकर हो सकता है, तो मर्दों में स्किज़ोफ्रेनिया टिपिकली मिड-20s में स्टार्ट हो सकता है, जबकि औरतों में लेट 20s में, और बच्चों में ये डिसऑर्डर टोटली अनकॉमन है। लेकिन टीनेज में ये डिसऑर्डर पाया जा सकता है। जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर इनके सिम्टम्स सेम होते हैं जैसे किसी एडल्ट पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, बट टीनेजर्स में ये डिसऑर्डर डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अर्ली सिम्टम्स उनकी टीनेजर डेवलपमेंट की कंडीशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। लाइक फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मिलना जुलना ना रखना, स्कूल में वीक परफॉर्मेंस होना, स्लीप इश्यूज़ होना, डिप्रेस्ड मूड, लैक ऑफ मोटिवेशन वगैरह होना। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं ऐसी जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर हमारे अंदर डेवलप होता है। अभी तक कोई ऑथेंटिक कॉज नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया की, बट रिसर्चर्स का मानना है कि जेनेटिक, ब्रेन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कम्बिनेशन इस डिसऑर्डर को डेवलप करता है। इसमें ब्रेन केमिकल्स में प्रॉब्लम अकर हो सकती है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स स्किज़ोफ्रेनिया की वजह बनते हैं। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अब इसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि इस डिसऑर्डर की कोई एग्जैक्ट कॉजेज़ नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होने का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। मे बी उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई इस डिसऑर्डर का शिकार अगर हो तो उस पर्सन में ये डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बर्थ टाइम ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिलना या किसी वायरस का ब्रेन डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट हो जाना। टीनेज में या यंग एडल्टहुड में ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करना जो कि ब्रेन को इफ़ेक्ट करे, तो इसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। इस डिसऑर्डर का अगर टाइम पर इलाज ना करवाया जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जैसा कि सुसाइडल थॉट्स का आना, इवन सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, एंग्जाइटी और ओसीडी जैसे डिसऑर्डर्स का अकर होना, डिप्रेशन, अल्कोहल या दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना लाइक निकोटीन, स्कूल या काम पर ध्यान ना रहना, फाइनेंशियल इश्यूज़ का हो जाना, सोशल आइसोलेशन, हेल्थ और दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस तब होता है जब इन सम सिम्टम्स में से एटलीस्ट 2 सिम्टम्स उस इंसान में प्रेजेंट हों और तकरीबन 1 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक ये सिम्टम्स कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहें, तब जाकर स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया जाता है। और डायग्नोशन के बाद ज़रूरी है कि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया को ज़्यादातर घर में नहीं रखा जाता क्योंकि ये एक रेगुलर इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी ब्रेन फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, तो ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी रहना इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे लोग ज़्यादातर इस डिसऑर्डर या मेंटल कंडीशन के बारे में
ज़्यादा नहीं जानते। तभी फैमिली मेम्बर्स या क्लोज़ फ्रेंड्स को चाहिए कि उनको इस चीज़ के बारे में बताएं और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये डिसऑर्डर पुराना होता जाएगा इसकी सिवियरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सिर्फ पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि पेशेंट किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो बेहतर है कि इस डिसऑर्डर को अनट्रीट नहीं छोड़ा जाए, बल्कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ का इलाज करवाया जाए।